नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुजफ्फरनगर दौरे से जुड़ी हुई बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी संत परंपरा बहुत प्राचीन है, संतों ने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया। उन्होंने कहा कि साधु संत हमारे मार्गदर्शक हैं। संत रविदास ने सामाजिक बुराई को दूर किया है और संतों ने सबके लिए बराबरी की बात कही है। मुजफ्फरनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। आज उनका मुजफ्फरनगर का दौरा था, जहां पर कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरनगर में थे और वहां पर उन्होंने संतों की तमाम बातों का जिक्र करते हुए। निकिता हमारे साथ, हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई हैं। और निकिता, क्या कुछ रहा मुख्यमंत्री के दौरे में, क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आज मुजफ्फरनगर दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई बातें अपने संबोधन में की कि जब साधु संत का अच्छी यानी कि पॉजिटिव दृष्टि सब पे पड़ती है तो किस तरीके से एक पॉजिटिव चेंज आता है। 2017 से पहले कोई मुजफ्फरनगर आने से घबराता था, नहीं आता था। यहाँ पर मारधाड़, डकैत, ऐसी कई घटनाएं, वारदातें होती रहती थी। लेकिन अब सभी लोग अच्छे से यहाँ पर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि संतों ने जिस तरीके से समाज को यूनिटी की राह दिखाई है, एकता की राह दिखाई है, और ये जो वे है जो कैराना और साथ ही कांधला की घटना नहीं होने देती है। पहले जिस तरह से घटनाएं यहाँ पर हुआ करती थी, सुरक्षा की एक गारंटी मिलती है, यहाँ पर उत्थान का मार्ग कराते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से जो भी सिचुएशन है उसको लड़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। आपको बता दें, स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज दिव्य संत थे, और जिस तरह से उन्होंने सदगुरु रविदास की, महाराज जी की जो ये प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह से आज यानी बुधवार को मुजफ्फरनगर में विशाल संत समागम और साथ ही सत्संग कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, उन्होंने सहभाग किया। और इस कार्यक्रम में जो भी संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की जो 65th पुण्यतिथि है, साथ ही साथ सदगुरु समनदास जी की महाराज की जो पुण्यतिथि स्मृति है उसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मध्यकाल में देश गुलामी से जो बेड़ियों में जिस तरीके से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, तो उस समय ज्योति के पुंज के रूप में काशी की बात की जाए तो सदगुरु रविदास जी महाराज का वहां पर आविर्भाव हुआ। और जिस तरह से कर्म साधना के माध्यम से उन्होंने प्रेरणा दी, वो आज देश के हर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर दौरे पर उन्होंने साधु संतों के लिए ये कहा कि जिस भी जगह साधु संत उनकी जो भी कल्चर है, उनकी जो परंपरा है, उनको अपनाते हैं, उनके मार्गदर्शन में जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लाइमलाइट जरूर दिखती है। और मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करूं, जो एक बीमारू राज्य कहा जाता था, वो अब किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है, किस तरह से लोगों को पॉजिटिविटी का वहां पर आभास हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश भी है। और मुजफ्फरनगर में आज उन्होंने जो संबोधन किया उससे भी कहीं ना कहीं जो साधु संत की एक्चुअल क्रेडिबिलिटी है उसको दर्शाता जरूर है। और निकिता, एक बात और भी समझी जाए कि आने वाले 27 के विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री का जाना और मुजफ्फरनगर जैसे ज़िले में बीजेपी के लिए माहौल बनाना, सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताना, क्योंकि पश्चिमी यूपी में थोड़ा बीजेपी का ग्राफ कमज़ोर है, इससे उस मामले को पॉलिटिकली भी देखा जाए। देखिए, 2027 के चुनाव में फिलहाल अभी टाइम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी हमेशा हमेशा से यही रही है कि वो पहले से ही जो ग्राउंड है वो तैयार करते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा
जो सीट्स हैं वो नहीं गेन कर पाई थी। वहीं विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, तो वहां पर भी मुजफ्फरनगर में हालांकि बेल्ट थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से वहां पर पहुंचना, वहां पर मुजफ्फरनगर लोगों को संबोधन करना, और साथ ही साथ जो वहां पर कार्यक्रम है, आपको ये बता दूं कि संत स्वामी ज्ञान भिक्षु दास महाराज जी की 65th पुण्यतिथि थी। साथ ही सदगुरु समनदास जी की जो पुण्य स्मृति है उसका आयोजन किया गया था। तो फिलहाल इसको अभी पॉलिटिकली ग्राफ से ठीक जोड़ना है। उतना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, आने वाले समय में यहाँ पर जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई बड़े चेहरों के दौरे देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए निकिता। आप नज़र बना रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से आपको बताएंगे, जहां पर धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई इंपॉर्टेंट प्रपोजल थे जिन पर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद उन पर फाइनल मोहर लग गई। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। 6 प्रस्ताव थे जिन पर मोहर लगी है। सचिव शैलेश बगोली ने प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी है। विभागीय नियमावली को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कृषि, खनन, पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर अहम फैसले हुए। ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिन पर मोहर लगी है। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर देहरादून से जुड़ गए। शुभम, क्या जानकारी है कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर मोहर लगी? जी बिल्कुल, बात करें तो आज राजधानी देहरादून ये सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग से निर्णय लिए गए, जिसमें कुछ पदों के सृजन की बात सामने आई है। इसके साथ ही कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण समस्या हैं, उनके निराकरण की दिशा की ओर भी सरकार बढ़ी है। हम बताएं तो कृषि एवं कृषि विभाग की ओर से जो है 46 पदों का सृजन इसमें किया गया है, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी हुई है। इसके साथ ही हम बात करें तो बागेश्वर में खनन के निरीक्षण के लिए जो हाईकोर्ट ने पूर्व में निर्देश दिए थे, खनन के निरीक्षण को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो है 18 पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही हम बात करें तो जो बाढ़, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, मानसून उत्तराखंड में भी प्रवेश करने वाला है, तो ऐसे में कहीं न कहीं बाढ़ जो है एक बड़ी समस्या के तौर पर उभरती है। तो ऐसे में बाढ़ के नियंत्रण के लिए जो है एक बाढ़ नियंत्रण के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें कि भट्टा फॉल तक की यहाँ पर 5 निर्माण कार्य किए जाएंगे। और इसके साथ ही आबकारी में भी कुछ जो शेष की बात सामने आती थी, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है एक नई नियमावली बनवाने की जो है यहाँ पर कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है 6 बिंदुओं पर कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जो है। तो इस तरह से जो है पूरी कैबिनेट की बैठक हुई है और इसके जो परिणाम है वो अब देखते हैं किस तरह से धरातल पर उतरेंगे या आगे किस तरह से सरकार आगे बढ़ती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए शुभम। आप नज़र बना रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर गोंडा से आपको बताएंगे, जहां पर जिला अध्यक्ष का एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गोंडा के जिला अध्यक्ष अमर किशोर का ये वीडियो वायरल हुआ था। एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में उनका वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया और उसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो बीजेपी के गोंडा के जिला अध्यक्ष हैं जिनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अमर किशोर, गोंडा के जिला अध्यक्ष बीजेपी के, महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में इनका वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है। अनुराग हमारे सहयोगी गोंडा से सीधे जुड़ गए हैं। अनुराग, बड़ा चर्चित वीडियो था, हालांकि बहुत क्लैरिफिकेशन दी जिला अध्यक्ष साहब ने कि वो लड़की बीमार थी, मैं उसे सहारा दे रहा था, काम कुछ नहीं आया, पार्टी से हटा दिए गए। जी बिल्कुल, हम बताते दर्शकों को, जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने खबर भी चलाई थी कि जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि जिला अध्यक्ष ने उस महिला को गले लगाया था, लेकिन उसके बाद वो सफाई देते रहे कि नहीं, हम गले नहीं, उसकी तबीयत खराब थी। महिला भी मीडिया के सामने आती है और मुकदमा दर्ज कराती है, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी ने प्रदेश नेतृत्व ने कार्रवाई की है। भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाल दिया गया है और इसको अनियमितता मानते हुए उसको कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाए हैं
भाजपा के संगठन के लोगों पे ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा ठीक है मेरी गलती थी, मेरे पर कार्रवाई हुई, लेकिन इसमें जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया उसमें संगठन के 4 लोग हैं, जिसमें से पीयूष मिश्रा है, राघवेंद्र ओझा हैं और संदीप पांडे हैं सहित एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब उनकी गलती थी, उनके पर कार्रवाई हुई, तो अब वो इस मामले में संगठन के लोगों को खींच रहे हैं और संगठन के लोग इसमें सफाई देते हुए चल रहे हैं। जी अनुराग, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर इंदौर से आपको बताएंगे। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में कोर्ट में पेशी होने जा रही है सारे आरोपियों। ये बड़ी खबर है। 5 आरोपियों की शिलांग कोर्ट में पेशी। सोनम समेत 5 आरोपियों की पेशी हुई। शिलांग कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा रही। राजा रघुवंशी और सोनम का ये मामला जो था वो बड़ा सुर्खियों में था। ऑपरेशन हनीमून, किस तरह सोनम अपने पति राजा को लेकर शिलांग गई और किस तरह वहाँ पर उनकी हत्या हो गई, और कितना बड़ा मामला जो था वो चर्चाओं में रहा। कभी ये सोनम सिंपैथी की हकदार थी जब उनके पति की बॉडी मिली थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे परतें खुलती गईं ये पता चला कि सोनम ने ही एक प्री प्लान अपने पति का मर्डर कराया है। उसके बाद से ही ये मामला जो था वो बेहद सुर्खियों में आ गया। आज सभी 5 आरोपियों की शिलांग कोर्ट में पेशी हुई। सोनम समेत 5 आरोपी, 4 वो आरोपी जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया और 5वीं सोनम जिसने प्लान को एग्जीक्यूट किया। अतियाब शेख हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी जुड़ गए। अतियाब, क्या है अभी मामला? कोर्ट में पेशी के बाद क्या जानकारी मिल पा रही है शिलांग से? देखिए, जहाँ तक मेघालय में कोर्ट की पेशी की बात की जाती है तो सोनम को पहले पेश किया गया था और सोनम को रिमांड दे दी गई है मेघालय कोर्ट के द्वारा। साथ ही वो 4 आरोपी जो कि मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 3 आरोपी इंदौर से थे और एक बीना से गिरफ्तार हुआ था। हालांकि रहने वाले चारों आरोपी इंदौर के ही है। कल मेघालय की टीम इंदौर पहुंची थी। इंदौर में मेघालय की टीम के साथ में क्राइम ब्रांच की इंदौर की टीम मौजूद थी। उसमें से एक आरोपी विक्की और विक्रम, इसके घर पर पुलिस आरोपी को साथ में लेकर गई थी और उसके घर से कई सारे सबूत वहां से इकट्ठा किए हैं, जिसमें उसकी एक जीन पैंट थी, इसमें एक शर्ट थी, साथ ही साथ कुछ दस्तावेज और कुछ सिम कार्ड की जिक्र किया गया था। कि देर रात यहाँ से इंदौर से उसे मेघालय के लिए ले जाया गया। ये चारों आरोपियों को आज सुबह कोर्ट में पेश किया गया। पहले उनका मेडिकल कराया गया, अब उनकी रिमांड हो चुकी है। जो आगे की अपडेट है उसमें अपडेट इस तरीके से आ रही है कि एसआईटी जो मेघालय में है उसने पूछताछ की है 5 आरोपियों के साथ में और उनकी पूछताछ के अंदर कई सारे गहरे सुराग जो है वो सामने आए हैं। साथ ही साथ क्राइम सीन के ऊपर ले जाकर इन 5 आरोपियों के साथ में रिक्रिएशन किया जाएगा उस क्राइम एक्ट का, जिस सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में हम कह रहे हैं। इस वक्त शायद मैं मौजूद हूँ राजा रघुवंशी के घर के बाहर। राजा रघुवंशी के घर के अंदर इस एक तरीके से मातम पस रहा है क्योंकि उनकी बहू ने उनके साथ दगा किया था, विश्वासघात किया। ये विश्वासघात उस परिवार को इतना ज्यादा भारी पड़ा कि उन्हें अपने बेटे को गंवाना पड़ा। इस पूरे मामले के अंदर लगातार तफ्तीश चल रही है। कई सारे सुराग हैं, कई सारी पजल के मिसिंग पीसेस हैं, जिसे एक एक करके मेघालय और इंदौर पुलिस ने इकट्ठा किया और अब इस गुत्थी के सुलझने की तस्वीर सामने आ रही है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि विभत्स हत्याकांड था, क्योंकि इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सोनम ने अपने तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ में 3 सुपारी किलर, क्योंकि राज कुशवाहा के ही दोस्त थे, उनके साथ मिलकर शिलांग में जाकर राजा की हत्या की। राजा की हत्या करने के लिए इनके पास में पुख्ता प्लान मौजूद था। पुख्ता प्लान इस तरीके से था कि प्लान ए ये था कि उन्हें राजा को खाई में ले जाकर फोटोशूट के बहाने वहां से धक्का दे दिया जाएगा और उसे एक्सीडेंट बताया जाएगा। जब ये अंजाम नहीं दे पाए तो उसके बाद में एक मशेटी, जिसे उस लोकल भाषा के अंदर दाव कहा जाता है, जिससे पेड़ काटा जाता है, इसे गुवाहाटी से इन कातिलों ने खरीदा था और उससे वार से विक्रम ने पहला वार किया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट मेघालय की पुलिस ने जो शेयर की थी उसमें ये बताया गया था कि राजा को पीछे से वार किया गया था। पहला वार उसकी गर्दन और सर पर लगा था और अगला वार उसके चेहरे की तरफ किया गया था, जिससे कि उसकी मौत हुई। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूरे मामले को अंजाम देने के लिए सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रच कर राजा की हत्या की गई थी। यादव।
बहुत शुक्रिया तियाब इस तमाम खबरों को डिटेल में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नज़र बना रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों से जुड़ी हुई। देश भर में कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ पांव पसार रहे हैं। लगातार कोविड के नए पेशेंट्स अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। देश भर में अब मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटों में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के कई शहरों में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। नोएडा में पिछले 24 घंटों में 16 नए मामले मिले। अब अकेले नोएडा में 300 के आसपास मरीजों की संख्या पहुंच गई है। जिले में एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या 124 है। कोविड मरीजों में 153 महिलाएं और 137 पुरुष बताए जा रहे हैं। कोविड लगातार अपने पांव पसार रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मामले बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अकेले नोएडा में सबसे तेज मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जो तेजी है वो देखी जा रही है। देश भर में 7,000 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं और इस तेजी के बाद स्वास्थ्य महकमे के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत देश भर में हुई है अलग अलग जगहों पर। फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले केरला में, महाराष्ट्र में सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश कोविड के मामलों में बढ़ रहा है। महेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर नोएडा से सीधे जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या जानकारी है कोविड के मामलों में? बिल्कुल सदाब, देखिए अगर कोविड की बात करें तो जिस तरीके से देश भर में इसके संख्या बढ़ रही है, ऐसे ये चिंता का विषय है। और ऐसे में नोएडा की बात करें तो नोएडा में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। बीते 24 घंटों में 16 नए मामले आए हैं कोरोना के और इसमें कुछ दिन पहले एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी कोविड के कारण। मगर इसमें अच्छी एक बात यह है कि आज डॉक्टर टीकम सिंह ने बताया कि देखिए 160 लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन पे थे, जिनकी पूरी तरीके से रिकवरी हो चुकी है। यानी कि 290 केसों में से 160 लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिकवर हो चुके हैं। उनको किसी स्पेशल मेडिसिन या कहें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेशन पर रखा था, यानी कि 4 से 5 दिन उन्होंने अपने आप को सबसे दूरी बनाए करके रखा था और ऐसे में खुद ठीक हो गए। टीकम सिंह का कहना है कि जो डिप्टी सीएम है कि रिकवरी रेट नोएडा में बहुत अच्छी है। हमने एक बैठक की है, बैठक में हमने ये फैसला लिया है कि जो लोग बुजुर्ग हैं या जो लोग बच्चे हैं उनको कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, कैसे स्पेशल टीम की जो डॉक्टर होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, कैसे इन पर निगरानी रखी जाए। क्योंकि खासकर छोटे बच्चे और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग का जो एक प्लान है उनके लिए सबसे ज़्यादा है। नौजवान की बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए जो वायरस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि नौजवानों को किसी तरह का नुकसान पहुँचाए, मगर अगर किसी को गंभीर बीमारी है, सांसों से रिलेटेड तकलीफ है या किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। और खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जाते हैं तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं। आप चाहे कहीं भी जा रहे हो, आप चाहे किसी फंक्शन में जा रहे हो या पब्लिक एरिया में जा रहे हो, मेट्रो में सफर कर रहे हो। महेंद्र, ये सिर्फ ये कह देने से कि सिर्फ मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ में ना जाएं, ये किसी चीज़ का विकल्प नहीं हो सकता। स्वास्थ्य महकमा खुद अपनी कितनी तैयारियों में है। सरकारी अस्पताल के पास क्या प्रॉपरली ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्थाएं हो गई हैं? क्या मरीजों की बढ़ती संख्या के लिए उनके पास बेड सुनिश्चित हो गए हैं? क्या मरीजों को जो इलाज दिया जाएगा उसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं? ये एक बड़ा टास्क है। सिर्फ ये कह देना कि मास्क लगाइए, भीड़ में ना जाइए और प्रॉपरली अपना ख्याल रखिए, ये ज्ञान तो अच्छा है लेकिन इसके उपाय के लिए भी सरकार को तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। और आप खुद भी मास्क लगाइए क्योंकि नोएडा में बहुत तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर एक महिला के साथ 16 लाख की ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। महिला के साथ फेसबुक पर ये 16 लाख की ठगी हुई थी। महिला को ठगने वाले ने अपने आप को पुलिस का बड़ा अफसर बताया था। फेसबुक आईडी पर महिला के साथ बातचीत हुई थी और बताया जा रहा है कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसके पास से मोनोग्राम पुलिस के, नेम प्लेट और कई फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद हुए। ये एक बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर नोएडा से। आकाश हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ गए। आकाश, क्या जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए सबाब ये नोएडा की घटना नहीं, चूंकि बनारस की घटना है जिसमें मैनपुरी की महिला है और उसके साथ ठगी होता है। और जब पुलिस ने खुलासा किया तो ये ठगी कोई और नहीं बल्कि मथुरा के एक युवक के द्वारा किया जाता है, जिसमें बनारस के पुलिस कमिश्नर के पीआरओ दीपक रनावत की तस्वीर यानी कि सोशल मीडिया का फर्जी अकाउंट बनाकर उस महिला से ताल्लुकात पहले बढ़ाया, फिर उस महिला के बेटे की नौकरी दिलाने के लिए हाई कोर्ट में स्टोनो की नौकरी दिलाने के लिए 16 लाख की ठगी होती है। जब यह महिला बनारस पहुंचती है और पुलिस कमिश्नर की पीआरओ पे आरोप लगाती है तो गहनता से सबसे पहले जो पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल है पहले अपने पीआरओ के पद से हटा देते हैं और इस पूरे प्रकरण को गंभीरतापूर्वक जांच करने के लिए डीसीपी क्राइम पी सरवण को जांच दी जाती है। जांच लगभग 10 दिन चला। जांच के बाद अब कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। तथ्य ये सामने आया कि मथुरा का रहने वाला युवक लगभग 1.5 साल में 14 महिलाओं के साथ ठगी कर चुका है। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। और वही दीपक रनावत जो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के पीआरओ है, उन्होंने भी वाराणसी के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया है जिसकी विवेचना चल रही है। और महिला का साथ साथ कहना है कि किसी दीपक रनावत नाम के व्यक्ति के द्वारा एक फेसबुक आईडी बनाई गई थी और उस आईडी से जुड़े और हमने 16 लाख रुपये के बहकावे में आकर दिया। उनको लग रहा था कि सिटी के पीआरओ ने ये पैसा मांगा और सिटी के पीआरओ ने ठग किया, लेकिन मामला कुछ और निकला। मथुरा का रहने वाला युवक जो कि सोशल मीडिया में एक्टिव है और उन पुलिसकर्मियों के जिन पुलिसकर्मियों के फॉलोअर्स अधिक है उनकी फेसबुक आईडी बनाकर फर्जी फेक आईडी बनाकर लोगों को अपने जाल। ठीक है आकाश, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी अरशद के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।